प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रतिहार वंश और उसकी उत्पत्ति। राजपूत काल का ये एक बहुत प्रसिद्ध वंश है जिसे हम प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। राजपूत काल में बहुत से वंश थे, 9-10 वंश ऐसे देखे जाते हैं राजपूतों के, जो आपस में या जिन्होंने आक्रांतकारियों से, बाहर के आक्रमणकारियों से देश की रक्षा 200-300 सालों तक करते रहे, जिसमें प्रतिहार वंश का विशेष योगदान माना जाता है। तो प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के विषय में आज हम देखेंगे। इनकी हमें 3 शाखाओं का पता चलता है। तो ऐसे मानते हैं कि इतिहासवेत्ताओं का जो कथन है वो है कि नागभट्ट प्रथम ने, जो क्षत्रिय वंश का राजा था, नागभट्ट प्रथम क्षत्रिय वंश का राजा था, इसने उज्जैन नगर में 8वीं शताब्दी में शासन प्रारंभ किया था। ठीक है। श्री जैक्सन नामक इतिहासकार ने गुर्जर का, इनके नाम के आगे गुर्जर शब्द भी लगता है, तो उन्होंने खजर से इसका समीकरण कर दिया है। प्रतिहार वंश के विषय में वास्तव में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। अब मतभेद क्या है कि जैसे जो श्री आर एस त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा कि चंद बरदाई के रासों के आधार पर उन्होंने लिखा है कि राजपूतों की 3 शाखाओं का आदि स्थान आबू पर्वत था, आबू पहाड़ का हवन कुंड था। हम जानते हैं कि वशिष्ठ जी ने, ऐसा माना जाता है कि यह जो रासों में कथा मिलती है कि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, जिसमें बाहर के आक्रमणकारियों को भगाने के लिए उन्होंने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिसमें प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य 4 वंश आते हैं। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि संभवतः राजस्थान में विदेशी जातियों को हिंदू धर्म में लेने के लिए यह यज्ञ कराया गया होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिहार राजपूत आदिकाल में विदेशी रहे होंगे। एक अन्य कथन के अनुसार प्रतिहार वंश का आरंभ मध्य एशिया की उस शाखा से हुआ जो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ से भारत में प्रविष्ट हुई। इनका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख के आधार पर अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि इनका वंश लक्ष्मण से प्रारंभ हुआ है। उसके लिए कथा लिखी है कि जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद की सेना को भगा दिया, अर्थात उसका प्रतिहरण किया, उसी समय से प्रतिहारी कहलाए ये लोग, और उनका वंश भी प्रतिहार वंश कहलाया, और उनसे उत्पन्न वंश भी प्रतिहार वंश के नाम से जाना गया। राजशेखर नामक विद्वान, जो अपने संरक्षण दाता महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल को क्या रघुकुल तिलक और रघुवंश मुकुट मणि कहते हैं। कन्नड़ भाषा का एक कवि है कंपा, उसने महिपाल को गुर्जर राज कहा है, और अरब लेखकों ने कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजाओं को जुज्र अर्थात गुर्जर लिखा। तो डॉक्टर त्रिपाठी का कथन है कि प्रतिहार गुर्जरों से संबंधित थे। ये राष्ट्रकूटों के लेखों और अबू जैद और अल मसूदी जैसे अरब लेखकों के वर्णनों से भी सिद्ध होता है जो उत्तर भारत के युद्ध गुर्जरों से संघर्षों का संकेत देते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि उत्तर भारत अर्थात राजस्थान, इनका क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, आबू पर्वत भी राजस्थान में ही है। तो वहां पर हमको कुछ अभिलेख मिलते हैं, जैसे कख का घटियाल अभिलेख और बाउक का जोधपुर अभिलेख। तो इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि हरिश्चंद्र को रोहिल्लदी भी कहा जाता था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहिल्लदी नाम आर्यों के नाम जैसा नाम नहीं है। आर्य लोग ऐसे नाम राहिल्लदी या रोहिल्लदी नहीं लिखते हैं। फिर भी प्रतीत होता है कि राजस्थान के प्रतिहार हिंदू समाज में पूर्णतः घुल मिल गए थे। अब वो देशी रहे हों या विदेशी रहे हों, लेकिन वह हिंदू समाज में इस तरह से घुल मिल गए थे कि वह अलग अब नहीं किए जा सकते थे। डॉक्टर मजूमदार इस विषय में कहते हैं कि गुर्जर शब्द से प्रथमतः गुर्जर जाति का बोध होता है, और द्वितीय जैसे गुर्जर देश, गुर्जरात्रा भूमि, गुर्जर राष्ट्र आदि भौगोलिक नाम जो है, गुजरात क्षेत्र के नाम आज भी हम गुजरात बोलते हैं उस क्षेत्र को, तो उनके नामों पर पड़े हैं। इनमें विभिन्न वर्गों के लोग थे, और यह शब्द एक जनजाति या समूह का बोधक है, अर्थात इन गुर्जरों के जनजातीय समूह के नाम पर ही देश का नाम पड़ गया, ऐसा डॉक्टर मजूमदार ने कहा। ठीक है। तो जिसमें विभिन्न जातियां थी, जैसे प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, और उज्जैन तथा कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार जिनका संस्थापक नागभट्ट था प्रथम था, वो क्षत्रिय बतलाया गया है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिहार वंश की हमको 3 मुख्य शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो पहली शाखा मंडोर शाखा है, बाउक के जोधपुर और कक्कल के घटियाल अभिलेखों से इस शाखा का हमें पता चलता है। इसका संस्थापक हरिश्चंद्र ब्राह्मण था। हरिश्चंद्र ब्राह्मण था। उसकी क्षत्रिय रानी से, अब उसकी रानी क्षत्रिय थे, उससे उसको 4 पुत्र हुए, भोगभट्ट, कक्क, रज्जिल और दद्द प्रथम। उन्होंने मांडव्यपुर में एक दुर्ग की स्थापना की, एक किला बनवाया। मंडोर शाखा उसी को कहते हैं, मांडव्यपुर को ही कहा जाता है। और रज्जिल से मंडोर शाखा की वंशावली प्रारंभ होती है। उनका तीसरा पुत्र है रज्जिल, वहां से मंडोर शाखा की वंशावली हमें प्राप्त होती है। ठीक है। रज्जिल के पोते नागभट्ट ने प्रथम ने, ये जो नागभट्ट प्रथम है ये रज्जिल का पोता था, अर्थात हरिश्चंद्र का पड़पोता कह सकते हैं। पोते ने मांडव्यपुर में अपनी राजधानी मांडव्यपुर से हटाकर मेदांतक में स्थापित की थी। बाउक के जोधपुर लेख में कक्क को 800 ईस्वी के आसपास कक्क को कहा गया कि वह मुदगिरी में गौड़ों के साथ संघर्ष में यश लाभ अर्जित करते हुए वर्णित किया गया। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि संभवतः कक्क ने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता में सामंत के रूप में गौड़ों के साथ विरुद्ध युद्ध किया होगा। गौड़ अर्थात बंगाल के राजा। अब कक्क के पुत्र बाउक, जिसने जोधपुर अभिलेख लिखाया, उसने कुछ समय के लिए कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी थी। इसके बाद उसका सौतेला भाई कक्कुल राजा हुआ, जिसकी तिथि मिलती है हमको 861 ईस्वी। और इसके पश्चात हरिश्चंद्र के वंश का श्रृंखलाबद्ध मंडोर शाखा का श्रृंखलाबद्ध इतिहास अब इसके बाद नहीं प्राप्त होता है। अब उनकी आती है दूसरी शाखा। दूसरी शाखा हम देखते हैं कि उदयपुर अर्थात भड़ौच, उदयपुर के भड़ौच में, भड़ौच को भृगु कच्छ भी कहा जाता है और यह अरब सागर के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ दूसरी शाखा इनकी दिखाई पड़ती है, जिसका संबंध है, उन्होंने कहा कि हमारा संबंध मंडोर शाखा से बहुत करीब का है, बहुत पास का है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध था। तो नौसारी अभिलेख के अनुसार इस वंश का संस्थापक दद्द प्रथम था और हम जानते हैं कि दद्द हरिश्चंद्र का सबसे छोटा पुत्र, चौथा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र था। तो इसका संस्थापक कौन था? दद्द प्रथम, बड़ौद की शाखा का। और इस वंश का अंतिम शासक जयभट्ट चतुर्थ था, जिसकी तिथि हमको पता है कि 735 ईस्वी है और उसी ने नौसारी दान पत्र को भी लिखवाया था, जयभट्ट चतुर्थ ने। और इसके बाद जयभट्ट को अवंती के प्रतिहारों ने, अर्थात तीसरी शाखा के प्रतिहारों ने इसको जयभट्ट को भड़ौत से निकाल दिया और यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस यहाँ से इनकी दूसरी शाखा भी समाप्त होती है जयभट्ट से। अब तीसरी शाखा आती है। तीसरी शाखा का उदय मालवा में हुआ, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। इसी शाखा के नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था आगे चलकर। तो इस शाखा का प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम की विद्यार्थियों जो तारीख मिलती है वो होती है 730 से 756 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही था। और ग्वालियर अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने एक शक्तिशाली म्लेच्छ राज्य की सेना को परास्त किया था और भड़ौच पर अधिकार कर लिया। अर्थात भड़ौच पे म्लेच्छ राज्य की सेना ने आक्रमण किया हुआ, तो इसने यहाँ से जाकर मालवा से जाकर भड़ौच पर म्लेच्छ राज्य की सेना को परास्त किया और भड़ौच पर अपना अधिकार कर लिया। तो वहां से उनकी दूसरी शाखा खत्म हुई और ये उज्जैन में या मालवा में मिल गई। ठीक है। नागभट्ट ने यहाँ पे कहा जाता है, एक यहाँ पे अमोघ वर्ष का एक और आता है प्रमाण अभिलेखों का, तो जिसमें संजन दान पत्र, ये राष्ट्रकूटों का है अमोघ वर्ष का। तो उससे ज्ञात होता है कि गुर्जर राज को राष्ट्रकूट दंत दुर्ग ने परास्त किया था। ठीक है। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट दंत दुर्ग ने हरा दिया था, परास्त किया था। एक पुस्तक है ग्लोरी दैट वाज ऑफ गुर्जर देश। इस पुस्तक के आधार पर कहा जा सकता है कि नागभट्ट हरिश्चंद्र की शाखा में था, अर्थात नागभट्ट का संबंध हरिश्चंद्र की शाखा से ही था। ये क्षत्रिय था जबकि और हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, तो ये दोनों आपस में मिल गए थे। रानी क्षत्रिय थी और राजा ब्राह्मण था, तो ब्रह्म क्षत्र थे। यहाँ पे कह सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमण को रोका, बड़ौच में जब आक्रमण किया अरब आक्रमण को रोका। हसौट के लेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट के
सामंत, उसके कई सामंत थे। एक तो उसका कक्क नामक चाचा वगैरह कुछ लगता था, वो था सामंत। दूसरा ये चामान नामक सामंत ने एक ब्राह्मण को अर्जुन देवी नामक गांव दान में दिया था। इससे सिद्ध होता है कि भणौज प्रदेश में नागभट्ट प्रथम का शासन हो गया था। नागभट्ट के राज्य विस्तार को मध्य भारत के राजा पृथ्वीवर्धन ने रोकने का सफल प्रयास किया। पृथ्वीवर्धन शैलवंशी राजा था। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में भी नागभट्ट की प्रशंसा की गई है। हम देखते हैं कि नागभट्ट प्रथम के बाद उसके पुत्र नहीं बल्कि उसके भतीजों ने शासन किया। देवराज और ककुक ने शासन किया। तो आज के लिए विद्यार्थियों यही तक, ये प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हमने आपको बतलाई, और इसके आगे की जो प्रतिहार वंश में कई महान राजा हुए, कई महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनका वर्णन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। और यदि आपको ये पाठ उपयोगी लग रहा है, पसंद आ रहा है मेरी शिक्षा, तो आप अवश्य इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।